हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। लास्ट जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हाउ टू राइट रेट ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रेट लॉ, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट। तो कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गिव्स द प्रोडक्ट, इन विच द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, उस केस में हमने बोला था कि रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का दो तरीके से लिखते हैं, या तो रेट ऑफ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। राइट, दीज आर द टू वेज। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, हर कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। इफ यू स्टे ट्यून टू द वीडियोज आर वेरी शॉर्ट वीडियोज विच लास्ट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और अगर आप देखते जाओगे तो सब्सिक्वेंटली सब कुछ समझ आ जाएगा, बट इज बिकॉज इट गोज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास बताया था कि रेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। राइट, और अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसका, और वाई एक्सिस पे हम कॉन्सेंट्रेशन ले इन मोल्स पर लीटर और एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले इन मिनट्स, और हम अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाएं तो हम देखते हैं विद टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट decreases and the concentration of the product increases with time. Means as the reaction progresses R की molar concentration decrease होती है और P की molar concentration increase होती है obviously. So this was जो हमने theoretically बताया। ठीक है, जो हम ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के समझते हैं। एक ये हुआ तरीका, एक होता है एक्सपेरिमेंटली लैब में क्या ऑब्जर्व हुआ, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम स्टडी किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमने देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विद टाइम डिक्रीजेज। और हमने ये भी देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस द रेट ऑल्सो डिक्रीजेस। ये हमने देखा। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये समझ सकते हैं कि रेट जो है इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसा हम कह सकते हैं कि रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का is dependent on the concentration of the reactant, because concentration of reactant also decreases with time, so does the rate, है ना। और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रेट भी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो गोज डाउन। तो कैन वी से दैट रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट? यस वी कैन, है ना। इसी को हम कह देते हैं रेट लॉ। यहीं पे रेट लॉ बताया गया था, जिसको हम रेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, या हम इसे रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। राइट, नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज रेट लॉ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेट लॉ होता क्या है। नाउ लेट अस टेक अ केमिकल रिएक्शन जिसमें A moles of A reacts with B moles of B to give small c moles of capital C and small d moles of capital D। ठीक है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे A, B, C और D क्या है? ये हैं स्टायोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, या फिर ये मोल्स ऑफ A, B और C एंड D हैं। ठीक है, अगर इनके लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो वी राइट इट लाइक दिस, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर रेट लॉ के हिसाब से लिखें तो A to the power x and B to the power y, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, जहाँ पे ये जो x और y है, दिस मे बी इक्वल टू A, या दिस मे बी इक्वल टू A और मे नॉट बी इक्वल टू B। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये हो सकता है मे और मे नॉट भी हो सकता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट x है वो यहाँ के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आगे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके बराबर हो, और यहाँ पे जो B का कोफिशिएंट है y वो यहाँ पे B के बराबर हो। दिस इज़ नॉट
this is not possible. I mean, it can be equal, it may not be equal. It can be equal, it cannot be equal. ठीक है. और अगर इसी को हम आगे ले जाएं तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक इक्वल टू का साइन आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और a की पावर x एंड b की पावर y. ठीक है. अब यहीं पे हम इस k को, अब दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेट लॉ. इसी को हम कह देते हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन. और यहाँ पे k क्या होता है? k इज नथिंग बट, इसको हम रेट कांस्टेंट कह देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखना, रेट को अगर मैं इसके पहले क्लास के हिसाब से अगर रेट को बताऊँ तो कैन आई ऑल्सो राइट एज द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना. रेट को तो लिखने का एक ये भी तरीका था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. तो नाउ इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस डी आर टी बाई डी टी, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, एंड के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई. और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जिसको मैं इक्वेशन 2 कह बोलूँगी, इक्वेशन 2 इज नथिंग बट इट्स द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. सिंपल. डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंशियल टर्म है, राइट. तो अब हम क्विकली रेट लॉ को डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है. तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ, अगर इक्वेशन 1 में मैंने बोला दिस इज रेट लॉ, अब इस इक्वेशन को देखो, आप रेट लॉ की परिभाषा लिख दो. रेट लॉ इज नथिंग बट, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट. रेट लॉ क्या होता है? ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ही तो है. रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट is given in terms of molar concentration of the reacting species. molar concentration square brackets में molar concentration ही लिखते हैं, last time मैंने बताया था, is the rate in terms of the molar concentration of the reacting species to some power, raised to some power इसको बोलेंगे, which is x and y, which may or may not, यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. ठीक है. फिनिश. विच मतलब x a के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. सिमिलरली y b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी. तो क्या होगा रेट लॉ? रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट देते हैं इन टर्म्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द stoichiometric coefficient in terms of a stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. सिंपल. अब मे और मे नॉट को मैं अभी प्रूव करूंगी इस चीज़ को. ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल इन विच 2NO reacts with oxygen gas to give you 2NO2 गैस. ठीक है. ये मैंने आपके NCERT से उठाया है. अब इसका एक्सपेरिमेंटली जो रेट निकला है, एक्सपेरिमेंटली जो रेट लॉ हमने, रेट लॉ के हिसाब से हम रेट देते हैं, वो है KNO रेज टू दी पावर 2 एंड O2. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे x क्या है 2 और y क्या है 1, राइट. रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया ना, रेट के बराबर ए सेम ही तो है. यहाँ पे NO लिखा हुआ है और यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, x और y. तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हुई और y. और अगर इसी केमिकल रिएक्शन को आप देखो तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 1. इस केस में तो इक्वल है ना. मतलब it can be equal, the power can be equal to the stoichiometric coefficient. ठीक है. sorry, this power can be equal to the stoichiometric coefficient. I'm so sorry, थोड़ी सी गलती हो गई है. So this power can be equal to the stoichiometric coefficient. दिस पावर कैन बी इक्वल टू द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और मे नॉट बी इक्वल. ठीक है. तो ये इक्वल का केस हो गया. अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ जो भी आपके NCERT से ही उठाया मैंने. लेट्स से वी हैव एन एग्जाम्पल इन विच क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव यू CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl. इसके रेट लॉ से एक्सपेरिमेंटली जो रेट दिया गया है वो है KCHCl3 इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और Cl2 का रेज टू द पावर हाफ. इस केस में क्या है, अगर यहाँ पे देखो तो A इज 1 एंड B इज 1 एंड यहाँ पे क्या है B इज ऑल्सो 1. और यहाँ पे अगर देखो तो X इज 1 एंड Y इज हाफ. तो यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल, राइट. अगर मैं नॉट इक्वल बोलूँ सो दिस इज नॉट इक्वल. तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ
कि रेट लॉ जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेट लॉ में जो रिएक्टेंट के पार हैं वो इसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से सेम हो, नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेट लॉ में जो रेट दी जाती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होती है, ठीक है, उसका अपना एक कोर्स होगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हमने यही इन्फर किया कि रेट लॉ cannot be predicted, rate law cannot be predicted by a balanced chemical equation. Rate law कभी भी cannot be predicted by a balanced chemical equation, however it is determined experimentally. रेट लॉ से जो रेट दी जाएगी वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल होगा, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हम कभी भी रेट लॉ नहीं बता सकते, रेट नहीं बता सकते, ठीक है।